हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध पीटी 365 का क्लासरूम है, जो अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर है पूरे साल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो न्यूज है तो ये है मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की बात हो रही है। तो ग्रुप ऑफ नेशन G7 की 49वीं बैठक के दौरान संघर्षों के प्रभावी तरीके से रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र की क्षमता पर सवाल उठाया। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान ले तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के बारे में यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका प्रमुख कार्य इस विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना है। 193 सदस्य देश, भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्याय परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद। महत्वपूर्ण रिपोर्ट में जारी किए जाते हैं यूनेप का, यूएनडीपी का, यूएनआईसी मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, और स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन यूनिसेफ का, और वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट जारी किया जाता है। और इस स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे इसके द्वारा जारी की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स रिपोर्ट और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट और वर्ल्ड ऑफ वर्क ILO भी जारी किया जाता है। उद्देश्य इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, मानवाधिकार की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना और सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। मानवाधिकार की बात करें तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय संधिता और जनसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर कन्वेंशन आदि है। शरणार्थी में शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित कन्वेंशन है। शरणार्थियों की स्थिति में संबंधित प्रोटोकॉल आदि है। दांडिक मामले तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए रोम समिति और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में विशेष अधिकारों और अनुमतियों पर समझौता, संयुक्त राष्ट्र संबद्ध कर्मियों की सुरक्षा पर कन्वेंशन आदि है। आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, व्यक्तियों विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों की तस्करी को रोकने, खत्म करने और दोषियों को दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का पूरक है। भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल, यह भी अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का पूरक इत्यादि है। समुद्र से संबंधित कानून, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन आदि और निरस्त्रीकरण, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि आदि। संबंधित सुर्खियां क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर अनुच्छेद 99 आर्टिकल जो है यूएन चार्टर का, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गाजा में जारी मानवीय संकट के प्रति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सचेत किया है, जिसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया है। तो इसके अनुसार क्या है, यूएन महासचिव किसी भी ऐसे मामले की सुरक्षा परिषद के ध्यान में ला सकता है जो उसकी राय से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में डाल सकता है। इससे पहले केवल 4 अवसरों पर ही अनुच्छेद 99 का इस्तेमाल किया गया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज है। इस पर 1945 में सैन फ्रांसिस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुख्य सिद्धांतों को संहिताबद्ध करता है। इसमें देशों की संप्रभु समानता जैसे सिद्धांत भी शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 5 साल बाद फिर से आधिकारिक तौर पर यूनेस्को में शामिल हो गया। साथ ही उसने यूनेस्को को लगभग $600 मिलियन से अधिक की बकाया राशि का भुगतान करने पर भी अपनी सहमति दे दी। यूनेस्को के उद्देश्य क्या है? सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आजीवन लर्निंग के लिए सुरक्षित करना, उभरती सामाजिक नैतिक चुनौतियों का समाधान करना, संधारणीय विकास के लिए विज्ञान और नीतियों को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक विविधता, अंतर सरकारी संवाद और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना, सूचना संचार के माध्यम से ज्ञान आधारित समावेशी समाज का निर्माण करना। तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। स्थापना उद्देश्य 1945 में स्थापित यह संस्था संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार और सूचना के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति स्थापना में योगदान देती है। सदस्य जो है 194 सदस्य देश और 12 एसोसिएट सदस्य हैं। संरचना जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ कार्यकारी बोर्ड के निर्णयों को लागू करने के लिए महानिदेशक की अध्यक्षता में एक सचिवालय की स्थापना की गई। यूनेस्को से संबंधित पुरस्कार, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। शांति को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को फेलिप्स हाउफवेट बोइंगरी शांति पुरस्कार जीवित सक्रिय शक्तियों और संस्थाओं को प्रदान किया जाता है। अन्य प्रमुख
तथ्य की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का भी सदस्य है। यूनेस्को ने 3 सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं है। कुक आइलैंड्स, न्यू और फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र के 2 सदस्य देश यूनेस्को के सदस्य नहीं है। इजराइल और लिechtenstein। यूनेस्को की मुख्य उपलब्धियां 168 देशों में 1199 विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण का कार्य किया जाता है। साथ ही यूनेस्को द्वारा नामित स्थलों का कुल क्षेत्रफल लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अमूर्त विरासत कन्वेंशन के पक्षकार देशों की संख्या 177 है। मानव जाति की असंख्य सांस्कृतिक विरासत को विलुप्त होने से बचाने में मदद कर रहा है। यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा पहल ने वैश्विक शिक्षा की उल्लेखनीय प्रगति में बहुत योगदान दिया है। यूनेस्को द्वारा मीडिया विकास संकेतक विकसित किए गए हैं और ये संकेतक मीडिया की स्थिति का आकलन करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। विश्व धरोहर समिति द्वारा खतरे में पड़ी विश्व धरोहर की एक अलग सूची बनाई जाती है और उन्हें बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ध्यातव्य है कि 2023 तक के ऐसे आंकड़ों के अनुसार इसमें 55 स्थल हैं। यूनेस्को द्वारा जारी किए जाने वाली मुख्य रिपोर्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट्स ऑन कल्चर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल ओशन साइंस रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD बोलते हैं। भारत लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। AIBD की स्थापना 1977 में यूनेस्को के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भी इसके संस्थापक संगठन है। इसमें भारत सहित 26 सदस्य देश हैं और इनकी प्रतिनिधित्व इस देशों में 48 प्रसारण प्राधिकरण करते हैं। AIBD का कार्य है मीडिया और संचार विकास के लिए अंतर क्षेत्रीय संबंध व सहयोग स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार परिषद के लिए 15 नए सदस्य देशों का चुनाव किया है। साथ ही महासभा ने HRC में भी फिर से शामिल होने के रूस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। गौरतलब है कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस को UNHRC से बाहर कर दिया गया था। मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 2006 में किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UN के एक सहायक अंग के रूप में गठित किया था। अन्य उद्देश्य है UNHRC को संयुक्त राष्ट्र के तहत एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य विश्व में मानवाधिकारों का प्रसार और संरक्षण करना है। इसके सदस्यों की संख्या 47 और सदस्य समान भौगोलिक वितरण पर आधारित है। मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित होने के लिए एक देश को कम से कम 97 वोट की आवश्यकता होती है। कार्यकाल सदस्यता 3 साल की अवधि के लिए होती है और लगातार 2 कार्यकाल के बाद सदस्य तत्काल पुनः चुनाव के लिए पात्र नहीं होते हैं। संस्थागत संरचना ब्यूरो इसमें एक अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष होते हैं। ये पांचों क्षेत्रीय समूहों में से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते हैं और परिषद के प्रक्रियात्मक और संगठनात्मक नेतृत्व के लिए जिम्मेदार हैं। सचिवालय मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय कर्मचारी सचिवालय के अंग के रूप में कार्य करते हैं। अन्य मुख्य जानकारी है यह परिषद अंतर्राष्ट्रीय जांच कार्यों और तथ्यों की खोज करने वाले मिशनों की स्थापना कर सकता है। UNHRC के संगठन की प्रक्रियाओं और तंत्रों को स्थापित करने के लिए 2007 में इंस्टीट्यूशन फॉर बिल्डिंग पैकेज को अपनाया गया। परिषद द्वारा किया गया निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिकता घोषणा पत्र यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, तो यह है वर्ष 2023 मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र 75वीं वर्षगांठ बनाई गई। मानवाधिकार 75 पहल शुरू की गई और इसके तहत मुख्य लक्ष्य सार्वभौमिकता, प्रगति और जुड़ाव केंद्रित है। UNDHR के बारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र को 10 दिसंबर 1948 को अनुमोदित किया था। UNDHR की मुख्य विशेषताएं है घोषणा पत्र के अनुसार मानव अधिकार सार्वभौमिक है। इससे आशय है कि अधिकार सभी लोगों को प्राप्त है, चाहे वह कोई भी हो, जहां भी रहते हों। और तो ये सबसे मानव के बारे में ही है। तो घोषणा पत्र के तहत प्रदान किए गए कुछ अधिकार हैं। सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्म से स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र एवं समान है। किसी को भी दास्ते पराधीनता में नहीं रखा जा सकता है, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। कानून के समझ सभी लोग समान है। किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार, कैद या निर्वासित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्ति को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा उचित आवास का अधिकार। किसी को निजता में मनमाने तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है, किंतु इसके सिद्धांत कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में शामिल किए गए हैं। भारत UDHR हस्ताक्षर करता है और भारत का UDHR में कई विषयों पर योगदान रहा है, जैसे महिलाओं के अधिकार, भेदभाव, आवाजाही की स्वतंत्रता, काम करने का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता आदि। UDHR के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए विभिन्न चरणों में
भारत का प्रतिनिधित्व हंसा मेहता, एम.आर. मसानी और लक्ष्मी मेनन ने किया था। यूडीएचआर के अनुच्छेद 1 में पहले लिखा था, सभी पुरुषों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता एवं समानता प्राप्त है। भारत के प्रयास से इसे बदलकर सभी मनुष्यों को और गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता एवं समानता कर दिया गया। इस बदलाव का श्रेय भारतीय संविधान सभा के सदस्य हंसा मेहता को दिया जाता है। वियना घोषणा और कार्य योजना, वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। तो ये क्या है, 2023 में इसकी 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। मानवाधिकार संबंधित एक घोषणा पत्र है। यह विश्व मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन 1993 में ऑस्ट्रिया के वियना में किया गया था। इसने मानवाधिकार संबंधित गतिविधियों को मजबूत करने के लिए साथ साथ मानवाधिकारों के लिए उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना हेतु एक साझा योजना का मार्ग प्रशस्त किया है। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम है अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड टू यूएन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की शुरुआत 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है और वह 2022 में शहीद हुए शांति सैनिकों की मरणोपरांत हैमरस्कर्ड मेडल सम्मानित करने के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में जाने तो यह औपचारिक रूप से 1992 में शांति स्थापना अभियान विभाग के रूप में स्थापित किया गया था। डीपीओ की शुरुआत 1948 में मानी जाती है, जब संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 2 पीस ऑपरेशन शुरू किए थे। ये ऑपरेशन यूनाइटेड नेशन टू सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन और भारत पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वेटर ग्रुप 1980 के दशक के अंत तक शांति स्थापना अभियानों का संचालन संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजनीतिक मामलों के कार्यालय के जरिए होता है। डीपीओ के बारे में यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के प्रयासों में सदस्य देशों तथा महासचिवों की सहायता करता है। कार्य यह दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों को राजनीतिक और कार्यकारी दिशा निर्देश प्रदान करता है। साथ ही सुरक्षा परिषद शक्ति शांति रक्षक सेना और वित्तीय योगदानकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखता है। अन्य प्रमुख लक्ष्य इसके 3 प्रमुख कार्यालय हैं, कानून का शासन और सुरक्षा संस्थाओं का कार्यालय, सैन्य विभागों का कार्यालय तथा नीति मूल्यांकन और प्रशिक्षण प्रभाग। तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत का योगदान। वर्तमान में भारत 5वां सबसे बड़ा सैनिक योगदान देश है। भारत में 13 सक्रिय संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में 8 में से 5,323 कर्मियों के लिए जरिए अपना योगदान दिया है। भारत लैंगिक शोषण और दुर्व्यवहार पर ट्रस्ट फंड में योगदान देने वाला पहला देश था। इसे 2016 में स्थापित किया गया था। 2007 में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन में एक पूर्ण महिला टुकड़ी तैनात करने वाला पहला देश बन गया था। अफगानिस्तान में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस की भारतीय मूल अधिकारी शक्ति देवी को अंतर्राष्ट्रीय महिला पुलिस शांति रक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ये सब देख सकते हैं। और अगला न्यूज क्या है? अगला है एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, जिसको शार्ट में यूनेस्कैप बोलते हैं। यूनेस्कैप सतत वित्त एशिया और प्रशांत देश में अंतराल को कम करता है शीर्षक रिपोर्ट जारी की है। यूनेस्कैप के बारे में जाने तो आयोग की स्थापना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के रूप में की थी। वर्ष 1974 में इसे यूनेस्कैप के रूप में नामित किया गया। मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। यूनेस्कैप एक क्षेत्र में समावेशी एवं सतत विकास का समर्थन करता है। इसके लिए यह कार्रवाई केंद्रित ज्ञान निर्मित करता है और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों तथा क्षेत्रीय समझौतों के समर्थन में तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण सेवाएं प्रदान करता है। सदस्य भारत सहित 53 सदस्य हैं और 9 एसोसिएटेड सदस्य हैं। रिपोर्ट एसडीजी प्रगति आकलन रिपोर्ट, एशिया प्रशांत आपदा रिपोर्ट आदि। संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोग क्या है? अफ्रीका के लिए आर्थिक आयोग और लैटिन अमेरिका कैरेबियन के लिए आर्थिक आयोग और एशिया प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग, पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग और यूरोप के लिए आर्थिक आयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, तो ये जिसको बोलते हैं यूएन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। तो भारत के लिए यूएनसी ट्रेड दक्षिण एशिया सम्मेलन का आयोजन है। तो इसकी स्थापना शासन की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की महासहायक संस्था है। इसका गठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े कानूनों और अधिक सामंजस्य स्थापित करने तथा उनका एकीकरण करने के लिए किया गया था। इस महासभा द्वारा चुने गए 70 सदस्य देश शामिल है। इसके सदस्य 6 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारत सदस्यता अवधि 2028 तक है।
यूएन सीट्रल विश्व व्यापार संगठन WTO का हिस्सा नहीं है। WTO व्यापार से जुड़े नीतिगत मुद्दों पर निपटारा करता है, जबकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन में निजी भागीदारी पर लागू कानून से संबंधित मामलों को देखभाल करता है। दो देशों के मध्य मध्य उत्पन्न विवादों को नहीं देखता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड यूएनसीडीपी TDF है। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन IM तथा संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास को यूएनसीडीएफ ने भारत में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए एक श्वेत पत्र जारी किया है। यूएनसीडीएफ के बारे में ये दुनिया का अल्प विकसित देशों LDCs के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख उत्प्रेरक वित्त पोषण संस्था है। यह एक स्वायत्त एवं स्वैच्छिक रूप से वित्त पोषित संयुक्त राष्ट्र संगठन है। ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से संबंध में संस्था में इसका गठन 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया था। ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप संयुक्त राष्ट्र के GCRG में शामिल हो गया है। GCRG की स्थापना 2022 में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप स्थापना ये महासचिव ने की थी, यूएन महासचिव ने। और इस ग्रुप का गठन खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, वित्त में परस्पर जुड़े संकटों से संबंधित तत्कालीन महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों का समाधान करने तथा वैश्विक कार्रवाई के समन्वय के लिए किया गया था। GCRG की देखभाल चैंपियंस ग्रुप करता है। इसमें बांग्लादेश, बारबाडोस और डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल के राष्ट्राध्यक्ष सरकार प्रमुख शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की बात करें तो भारत को 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया था। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू हो गया। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के बारे में जाने तो मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में 1947 में स्थापित किया गया था। वैश्विक सांख्यिकी प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है। यह सभी सदस्य देश के लिए सांख्यिकी विदों को एक मंच पर लाता है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग के काम का पर्यवेक्षण करता है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक आयोग भी है। सदस्यता ये संयुक्त राष्ट्र के 24 सदस्य देशों से मिलकर बना है। एक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर यूनेस्को द्वारा चुने जाते हैं। सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष के हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, तो UNCTAD जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये द्वारा व्यवसाय विकास रिपोर्ट 2023 जारी की गई। UNCTAD के बारे में जाने तो इसकी उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र एक अस्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1964 में की थी। मुख्यालय जेनेवा में। विकासशील देशों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में अधिक न्यायसंगत रूप से भाग लेने में मदद करना है। व्यापार, निवेश और वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सहायता में विकासशील देशों में समावेशी एवं संधारणीय विकास को बढ़ावा देना है। भारत में सहित 195 देश हैं। UNCTAD द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स में है व्यापार एवं विकास रिपोर्ट्स है, विश्व निवेश रिपोर्ट्स है, दी लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज रिपोर्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट है, डिजिटल इकोनॉमिक रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। खाद्य और कृषि संगठन FAO तो फूड आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दुनिया के प्रमुख मूलभूत खाद्य पदार्थों में उत्पादन, व्यापार, उपयोग, भंडार के स्तरों के पुनर्निर्माण पर चर्चा की गई है। छमाही रिपोर्ट होती है। तो ये इसकी उत्पत्ति 1945 में स्थापित की गई संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी या भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को नेतृत्व करती है। इसका जो मुख्यालय रोम है, 194 और यूरोपीय संघ है। भुखमरी, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण का उन्मूलन करना है। निर्धनता का उन्मूलन कर सभी के लिए आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना है। भूमि, जलवायु और मानसिक संसाधनों सहित प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन उपयोग सुनिश्चित करना है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, विश्व खाद्य दिवस FAO की स्थापना वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। FAO विश्व खाद्य कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के साथ मिलकर काम करता है। FAO अन्य मुख्य रिपोर्ट्स और इनिशिएटिव, विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति, खाद्य एवं कृषि की स्थिति, विश्व के वनों की स्थिति, हंगर मैप और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को लागू करने के लिए कॉडेक्स एलिमेंटेरियंस कमीशन या जो भी है कैक है, CAC, अंतर्राष्ट्रीय काफी इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5वें विश्व काफी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब एक एशियाई काफी उत्पादक देश में विश्व काफी सम्मेलन का आयोजन किया गया, भारत में। ठीक है। ICO के बारे में जाने तो इसे संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 1963 में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1962 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय काफी समझौते के तहत मंजूरी की बात की गई थी। तो इसे जो वैश्विक काफी उत्पादन में 93% और वैश्विक उपभोग में 63% हिस्सेदारी रखने वाले देशों का प्रतिनिधित्व करता है। ICO जो है ये निम्नलिखित उद्देश्य है: वैश्विक काफी प्रेक्षक मजबूत करना, वैश्विक काफी मूल्य श्रृंखला GCBC में सभी
सभी अभिकर्ताओं के लाभ के लिए बाजार आधारित परिवेश में सतत विस्तार को बढ़ावा देना और सदस्यता 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 49 सदस्य देश हैं, 42 निर्यातक, 7 आयातक, भारत एक निर्यातक सदस्य है। मुख्य जानकारी है, काफी क्षेत्र के लिए एकमात्र अंतर सरकारी संगठन है, काफी निर्यात और आयात करने वाले सरकारों को एक साथ लाता है। और है L69 ग्रुपिंग। ये क्या है? तो भारत आयोजित एक बैठक में L69 ग्रुपिंग में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की गई है। L69 एक सुधार समर्थक समूह है जिसमें अफ्रीका, अमेरिका और कैरेबियन, एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल होते हैं। इस समूह के देश यूएनएससी में व्यापक सुधार करने और बहुपक्षीयवाद को मजबूत करने के साझा हित से एकजुट होते हुए यह समूह भारत एक नेतृत्वकर्ता देश है इस समूह का। और इसमें है G20 के बारे में देखते हैं। तो G20 तो सुर्खी में हाल ही में भारत में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। ये सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के थीम के साथ की गई। G20 सम्मेलन के आउटकम्स क्या हैं? तो इस शिखर सम्मेलन देश सर्वसम्मति G20 नई दिल्ली में लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया गया। इसमें शामिल विषय हैं सतत विकास लक्ष्य और साथ प्रगति तेजी लाना, महिला सशक्तिकरण, बहुपक्षीय संस्थान में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वैश्विक शांति। जैव ईंधन की खपत बढ़ोतरी के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत की गई थी। भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है। अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। अन्य आउटकम से पर्यावरण जलवायु संबंधी पर्यवेक्षण के लिए G20 सैटेलाइट मिशन आरंभ करने का प्रस्ताव पेश किया गया। इस मिशन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ देशों को मदद करना है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए वैश्विक विनिमय को फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति बनी है। साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्तरदायित्व तरीके से उपयोग करने पर बल दिया गया है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी जी पर G20 फ्रेमवर्क बनाने की सहमति बनी है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 में वित्तीय समावेशन कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। और काशी कल्चर पाथवे नामक दस्तावेज के तहत सदस्यों ने पहली बार सर्वसम्मति से एक स्टैंड लोन लक्ष्य के रूप में संस्कृति की उन्नति का समर्थन किया है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप पर गठन किया गया है। वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की मैपिंग हेतु G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क अपनाने पर सहमति बनी है। घोषणा पत्र में वन फ्यूचर अलायंस नामक स्वैच्छिक पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। यह पहल निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में DPI के कार्यान्वयन में सहायता करेगी। रिसोर्स इफिशियंसी, सर्कुलर इकोनॉमी, इंडस्ट्री कोएलिशन, ट्रैवल फॉर लाइफ जैसी पहले शुरू करने की बात की गई है। थीमेटिक रोडमैप और सिद्धांत को बढ़ावा देना, सूचनाओं तक MSME की पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में MSME के समकरण को बढ़ावा देना है। सतत और लचीली ब्लू इकोनॉमिक महासागर आधारित अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांत दस्तावेज अपनाया गया है। G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव को मजबूती प्रदान करने के लिए गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोडमैप को और गांधी सागर सूचना मंच को अपनाया गया। G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव का लक्ष्य भूमि क्षरण को कम करना, रोकना और पूर्व स्थिति को बहाल करना है। साथ ही 2040 तक भू क्षरण को 50% तक कम करना है। संधारणी पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के साधन के रूप में गोवा रोडमैप के महत्व को रेखांकित किया गया है। तो AU के बारे में मुख्यालय अदीस अबाबा इथियोपिया है। अफ्रीकी संघ का और 2022 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनियन की जगह स्थापित किया गया था। ये अफ्रीका महाद्वीप में 55 देशों का इस संघ है सदस्य हैं और इसका उद्देश्य नागरिक समावेशन, अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग और एकीकरण द्वारा अफ्रीका की आर्थिक समृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देना है। और अन्य प्रमुख तथ्य हैं, G20 का स्थायी सदस्य बनने वाला दूसरा क्षेत्रीय संगठन है और हाल ही में AU सैन्य तख्ता पलट कारण नाइजर को अपनी सीमा सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। भारत अफ्रीकी के दो अन्य महत्वपूर्ण समूह यानी कि AFCFTA और दक्षिण अफ्रीका सीमा शुल्क संघ SACU के साथ भी जुड़ा हुआ है। दुनिया में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए 2018 में 55 अफ्रीकी देशों के बीच AFCFTA समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। SACU दक्षिण अफ्रीका के 5 देशों बोत्सवाना, इस्वातिनी, लेसोथो, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक सीमा शुल्क संघ है। G20 यह उत्पत्ति इसका गठन 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के बीच वैश्विक स्तर के आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। इस उद्देश्य सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक व्यवस्था और गवर्नेंस को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सदस्य देश हैं अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, भारत,
इंडोनेशिया, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, रूस, मैक्सिको, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इटली, सऊदी अरब, जापान। G20 प्रतिनिधित्व करता देश है। वैश्विक जीडीपी का 85%, वैश्विक व्यापार का 75%, वैश्विक जनसंख्या का 2/3। G20 के संस्थापक सदस्य भारत है। और कार्यप्रणाली की बात करें, G20 सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष होता है और इसकी अध्यक्षता क्रमिक रूप से बदलती रहती है। सम्मेलन का नेतृत्व तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ट्रोइका अर्थात भूतपूर्व, वर्तमान, आगामी अध्यक्ष देश है। G20 प्रेसिडेंसी में सहायक की भूमिका निभाते हैं। 2023 में ट्रोइका में है इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील, और 2024 में है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका। G20 में समांतर ट्रैक शामिल है। फाइनेंशियल ट्रैक ऑफ शेरपा ट्रैक, इसकी कोई भी स्थायी वाला स्टॉक नहीं है। G20 की उपलब्धियां, इसने कई वित्तीय संकटों में संबंधित मुद्दों पर समाधान किया, जैसे वैश्विक संकट 2008-9 का, यूरो जोन संकट 2010 का, कोविड-19 महामारी में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का पैकेज, और 2018 में यूएस के चीन व्यापार समझौता, और निम्न आय वाले देशों के लिए लाभ के लिए कर संबंधी सुधारों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस प्रमुख पहलों में है। इसके अलायंस है जीबीए, जिसे बोलते हैं। भारत में सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस, संयुक्त अरब अमीरात नेताओं के साथ मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत की गई। इस उद्देश्य क्या है? जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और जैव ईंधन के क्षेत्र में प्रगति व्यापक रूप से अपनाने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहन देना। जीबीए के लिए जैव ईंधन ज्ञान केंद्रीय भंडार और विशेषज्ञ केंद्र के रूप में कार्य करेगा। भारत जीबीए के लाभ क्या है? जैव ईंधन में संबंधित भारत की पहले, जैसे पीएम जीवन और सतत है, और गोवर्धन योजना के में बढ़ावा मिलेगा, और ये किसानों की आय को बढ़ाने में तथा नौकरी पैदा करने में मदद करेगा। इसमें तेल पर निर्भरता कम होगी, राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। इसमें भारतीय उद्योगों के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। जीबीए के वर्तमान सदस्य में शामिल है G20 के 7 देश: अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। G20 के 4 आमंत्रित देश हैं: बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात। और 8 ऐसे देश G20 के सदस्य नहीं है: आइसलैंड, केन्या, गुयाना, पराग्वे, सेशल्स, श्रीलंका, युगांडा और फिनलैंड। 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठन: विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक एडीबी, और विश्व आर्थिक मंच डब्ल्यूईएफ, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आईईए आदि है। भारत मध्य पूर्व यूरोपीय आर्थिक गलियारा, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। G20 शिखर सम्मेलन भारत पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी और इटली हस्ताक्षर किए हैं। IMEC ने रेल मार्ग, जहाज, रेल पारागमन नेटवर्क, सड़क और समुद्र तथा सड़क परिवहन मार्ग व नेटवर्क शामिल होंगे। इससे 2 गलियारे शामिल हैं। पूर्वी गलियारे है भारत को अरब की खाड़ी से जोड़ेगा। उत्तरी गलियारे ये अरब की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। ये देख सकते हैं मैप में। और है उद्देश्य है एक विश्वसनीय व लागत प्रभावी सीमा पर जहाज के रेल पारगमन नेटवर्क का निर्माण करना। यह भारत, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप के बीच से वस्तुओं एवं सेवाओं के पारगमन व्यापार को सक्षम बनाया गया। अन्य प्रमुख जानकारी: ये परियोजना वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी का हिस्सा है। ये सब बाकी जो है देख लीजिएगा। भारत के लिए एमसीए का महत्व: इसमें भारत और यूरोप के बीच लगभग 40% तक की वृद्धि होगी व्यापार में, और इसमें लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। साथ ही भारत और अन्य देशों के बीच वस्तुओं सेवाओं के बीच व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इसमें व्यापार की एक बेस्ट नीति मजबूत होगी। और है ग्लोबल साउथ सामान्यतः विकासशील, अल विकसित या विकसित देशों का विकसित देशों को व्यक्त करता है। ये देश मुख्य रूप से दक्षिण गोलार्ध में अवस्थित है। इनमें अधिकतर अफ्रीकी, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जैसे आर्थिक रूप से विकसित देश ग्लोबल नॉर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देख सकते हैं, इसे बोलते हैं ब्रांडेड लाइन। तो ग्लोबल साउथ की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख ब्रांड रिपोर्ट 1980 के ने किया था। इस रिपोर्ट ने उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच प्रौद्योगिकी संबंधी प्रगति, सकल घरेलू उत्पाद तथा जीवन स्तर के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव दिया था। अदर इनिशिएटिव G20 के हैं। G20 एम्पायर है, एम्पायर मिलेट्स एंड प्राचीन अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय
अनुसंधान की पहल थी और बिजनेस G20 था, जिसमें रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस राइज की बात की गई थी। और 2010 में स्थापना हुई थी B20 की और वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ और G20 संवाद मंच के रूप में की गई थी। ये दुनिया में नीति निर्माताओं, व्यापारी दिग्गजों और विशेषज्ञों को B20 इंडिया कम्युनिकेशन विचार विमर्श पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता है। अगला है डिजिटल डिजिटल स्वास्थ्य वैश्विक पहल। तो विश्व मतलब WHO और भारत की अध्यक्षता में G20 ने डिजिटल स्वास्थ्य और वैश्विक पहल की घोषणा की है। तो ये देख सकते हैं, महामारी संबंधित स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक सुविधा और जोखिम फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। संबंधित सुर्खियां भारत, इंडोनेशिया और आर्थिक वित्तीय संवाद। वित्त मंत्रालय ने गुजरात G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक के अवसर पर भारत इंडोनेशिया संवाद शुरू करने की घोषणा की है। EFD संवाद में आर्थिक नीति की निर्माताओं और वित्तीय विनियामकों को एक साथ लाकर द्विपक्षीय, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा वित्तीय मामले को सहयोग बढ़ाने में आश्वासन दिया। इंडोनेशिया आसियान देशों में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। अब अगले वीडियो में करेंगे बीमेस्टेक से। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइए जरूर। वीडियो पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जय हिंद, जय भारत।